अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद होने से आम आदमी पार्टी की सरकार एक तरह से पंगु होकर रह गई है। हालांकि केजरीवाल के मंत्री बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सरकार तो आराम से चल रही है, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने ऐन मौके पर आम आदमी पार्टी सरकार की दुखती नस को दबा दिया। असल में मामला स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का है, जिन्होंने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एलजी को पत्र लिखा था। उसके बाद जवाब में एलजी ने सौरभ भारद्वाज को ऐसा तल्ख जवाब दिया जिसे पाकर सौरभ भारद्वाज सकते में आ गए और वे सारे मंत्री भी चुप हो गए जो बार बार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मीडिया में बयानबाजी करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लिखे पत्र पर उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन में खामियों के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सार्वजनिक रूप से झूठी कहानी बनाई जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एक दिन पहले ही दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एलजी को पत्र लिखा था। एलजी ने इस पत्र का सिलसिलेवार जवाब दिया। उन्होंने पत्र में लिखा कि मुद्दे को सीधे उठाने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लगातार भ्रामक संदेश भेजने और मीडिया के माध्यम से दोषारोपण का खेल खेला जा रहा है। 2 अवसरों पर एलजी ने खुद स्वास्थ्य मंत्री से स्वास्थ्य सेवा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा का अनुरोध किया था, लेकिन इस निमंत्रण को नजरअंदाज कर दिया गया। उपराज्यपाल ने पत्र में बताया कि किसी भी कमी का दोष पूरी तरह से वरिष्ठ अधिकारियों पर मढ़ना और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बार बार पत्र भेजना स्वास्थ्य मंत्री ने एक अभ्यास बना लिया है। जबकि देश के कानून के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी NCCSA वो निकाय है जो स्थानांतरण, पोस्टिंग और सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं और वे ही बैठक का समय और एजेंडा निर्धारित करते हैं। अधिकारियों के खिलाफ ऐसी किसी भी कार्रवाई की चिंताओं से स्वास्थ्य मंत्री को मुख्यमंत्री के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पिछले 6 महीने से NCCSA की कोई बैठक उन्होंने नहीं बुलाई है। एलजी ने पत्र में लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लिखे नोट में दिल्ली सरकार के अस्पतालों की स्थानीय दयनीयता बेहद स्तब्ध हैं। वे इसे देखकर दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल में पूर्व में किए जाने वाले बहुप्रचारित दावों को खारिज करता है। यह आश्चर्यजनक है कि दिल्ली सरकार की ओर से संचालित राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में रुई जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। जून में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस ओर ध्यान अवगत कराया गया था। पिछले 9 वर्ष में सिरसपुर में केवल एक नया अस्पताल, जिसका निर्माण के अलावा कोई अन्य अस्पताल स्थापित नहीं किया गया। उपराज्यपाल ने लिखा कि शासन एक गंभीर मामला है और ये अत्यधिक परिश्रम, धैर्य और करीबी निरीक्षण की आवश्यकता यहाँ होती है। किसी भी संगठन के सफल प्रदर्शन के लिए टीम का निर्माण और उसकी प्रेरणा आवश्यक है। पत्र में मोहल्ला क्लिनिक में अनियमितताओं, दवाइयों के नकली पाए जाने का भी उल्लेख किया गया। स्वास्थ्य के मुद्दे पर श्वेत पत्र लाने का स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश भी दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों पर एलजी की चिट्ठी को राजनीतिक से प्रभावित बताते हुए पूछा कि आखिर वे दिल्ली सरकार को गुमराह करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश क्यों नहीं दे रहे। भारद्वाज ने शुक्रवार को उनकी चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा कि मैंने अस्पतालों में दवाइयों और अन्य सामग्रियों की कमी को लेकर अधिकारियों की लापरवाही का ध्यान आकर्षित कराया था, लेकिन आपका पत्र पाकर निराश हूं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के घोटालेबाज नेताओं के फैमिली वकील बन बैठे अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें अदालत में लगातार पिट रही हैं, जैसे शतरंज के मोहरे पिटते हैं। लेकिन तब अभिषेक मनु सिंघवी की नजर अपनी फीस पर होती है। लेकिन जब सियासत की बाजी में वे खुद हार गए तो महीनों बाद भी उनका दर्द मिटा नहीं। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा का हिमाचल प्रदेश से टिकट दिया। सारे अंक गणित कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन बाजी की कुछ ऐसी पलटी कि कांग्रेस में बगावत हो गई और अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। हार का ये दंश अब भी सिंघवी को तकलीफ दे रहा है, जिसे मिटाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती दे डाली। अभिषेक मनु सिंघवी ने व्यक्तिगत तौर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय लगातार पहुंचकर याचिका दायर की और इस याचिका में कहा गया कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जिस नियम के तहत चुनाव हुए हैं वे हारे हैं, वह गलत है। उन्होंने उच्च न्यायालय से इस चुनाव को रद्द किए जाने की मांग उठाई है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया कि पर्ची में जिसका नाम निकले वो चुनाव हार जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये सिर्फ परंपरा के तौर पर प्रचलन में आ गया। उन्होंने चुनाव में ड्रॉ ऑफ लॉट्स की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए चुनाव रद्द किए जाने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव के लिए कुल 68 में से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को 34, बीजेपी के हर्ष महाजन को 34 वोट पड़े। दोनों पक्षों में 34-34 वोट पड़ने के बाद नियम के मुताबिक ड्रॉ ऑफ लॉट्स अपनाया गया। पर्ची में जिसका नाम निकला वो चुनाव हार गया। पर्ची में अभिषेक मनु सिंघवी का नाम निकला था और ऐसे में चुनाव में हर्ष महाजन की जीत हो गई।
हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान 6 कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिस वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट्स मिले थे। जबकि ड्रॉ ऑफ लॉट्स के तहत हुआ टॉस और बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन ने बाजी मार ली। वहीं कांग्रेस वोटिंग करने वाले विधायकों पर पार्टी की तरफ से कार्रवाई करते हुए अयोग्य घोषित कर दिया। हिमाचल में राजनीति में इस दौरान काफी उथल पुथल मच गई थी, जिसके बाद बागी विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, लेकिन इन सब के बीच विपक्षी दलों में बीजेपी ने भगदड़ मचा दी। क्या समाजवादी पार्टी, क्या बीएसपी, क्या कांग्रेस, तीनों ही पार्टियां बीजेपी के दांव से धराशायी हो गई। राजनीतिक उठापटक और चुनावी जनसभाओं के बीच यूपी के नेता भी अपने लिए बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं और ये तलाश बीजेपी के दरवाजे पर जाकर खत्म हो गई। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व सीएम रामनरेश यादव के बेटे अजय यादव, बसपा के पूर्व सांसद वीर सिंह, पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया का भी नाम शामिल है। 19 अप्रैल को यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय रामनरेश यादव के पुत्र अजय नरेश यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इनके साथ बसपा के पूर्व सांसद वीर सिंह से पूर्व सांसद और इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमदास कठेरिया, सपा से पूर्व मंत्री केसी पांडे, सपा के पूर्व मंत्री साधना मिश्रा और पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह वासुदेव सिंह, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवाजन के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पांडे, डॉक्टर जयचंद भदौरिया के बेटे विवेक भदौरिया भी भाजपा में शामिल हो गए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और यूपी सरकार में मंत्री दया शंकर की मौजूदगी में इन सभी नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के लिए जी जान से मेहनत करने का दावा किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी में बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग हुई है। इनमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला पंचायत सदस्य और सामाजिक संगठनों में काम करने वाले शामिल हुए। इन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के विकसित भारत को देखते हुए तमाम लोगों ने सदस्यता ली है। हमें पूरी उम्मीद है सबके जुड़ने से पार्टी मजबूत होगी। हमने सबसे अनुरोध किया है कि अपने अपने इलाकों में जुटकर यूपी की 80 सीटें जीतने के लिए काम करें। साथ ही बूथ पर 370 वोट प्लस करने के लिए आज से ही काम करने में जुट जाएं। परिवहन मंत्री दयाशंकर ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ज्वाइनिंग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल से लेकर के कविता तक ने कोर्ट को गुमराह करने और बेवजह टाइम पास करने का एक तरीका खोज निकाला है। इसी वजह से कोई कहता है कि जांच एजेंसी के समन अवैध हैं, तो कोई कहता है कि गिरफ्तारी अवैध है, कोई कहता है कि रिमांड पर लेने का तरीका अवैध है। हद तो ये हो गई कि किसी को जेल में पूछताछ किए जाने से भी दिक्कत है। तिहाड़ जेल में बंद के कविता इसलिए अदालत पहुंच गई क्योंकि सीबीआई जेल में उनसे पूछताछ करना चाहती है। शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता ने कोर्ट का रुख किया। के कविता ने कोर्ट में सीबीआई की उस याचिका का विरोध किया जिसमें कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ की मांग की गई थी। कोर्ट ने सीबीआई को तिहाड़ में के कविता से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। ये आदेश कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर दिया था, जिसमें कोर्ट से के कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई थी। कविता की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने उनके पीठ पीछे याचिका दायर करके कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि मुझे आशंका है कि कोर्ट से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए सीबीआई ने सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा। उन्होंने कोर्ट से कविता का पक्ष सुनने तक का आदेश पालन नहीं करने की अपील की थी। कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई कर सकती है। इसके पहले सीबीआई ने ये कहते हुए कोर्ट का रुख किया था कि मामले में उसकी संलिप्तता के संबंध में मामले की आगे की जांच के दौरान सामने आए सबूतों के संबंध में कविता से पूछताछ की जानी आवश्यक है। जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को के कविता से जुडिशियल कस्टडी में पूछताछ की इजाजत दे दी थी। जांच एजेंसी ने कहा था कि ये कविता से बुची बाबू के फोन से बरामद चैट और एक भूमि सौदे के पोस्ट से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करना चाहती है, जिसमें कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। इसके पहले की कविता ने कोर्ट से अपील की थी कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षा के कारण उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए, जिसके लिए उन्हें अपनी मां के नैतिक और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता है।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पर साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य होने का आरोप लगाया गया, जिसने शराब के लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली के सत्तारूढ़ आप को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। राष्ट्रीय राजधानी में उन्हें हाल ही में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के भूपति नगर ब्लास्ट केस में छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम पर हुए हमले के बाद ममता बनर्जी खुलकर हमलावरों के साथ आ गईं और एनआईए के अधिकारियों पर सवाल उठाने लगे हाथ ममता बनर्जी ने एनआईए को भी बीजेपी का एजेंट करार दे दिया। ममता बनर्जी ने सवाल पूछा कि आखिर एनआईए ने रात में छापेमारी क्यों की, क्या पुलिस को सूचना दी थी। एनआईए पर हुए हमले को जायज ठहराते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा ही होता है जब गांव के लोग आधी रात में किसी अजनबी को देखते हैं। चुनाव के दौरान गिरफ्तारी क्यों? हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे, न कि बीजेपी संचालित आयोग बन जाए। ममता बनर्जी ने दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालूरघाट में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने एनआईए अधिकारियों पर 2022 में पटाखे फोड़ने से संबंधित एक घटना को लेकर भूपति नगर और ग्रामीणों पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एनआईए टीम के सुबह सुबह ग्रामीणों के घरों के दौरे के कारण टकराव हुआ। दरअसल एनआईए की टीम 2022 के एक बम विस्फोट मामले की जांच करने गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामले के सिलसिले में गिरफ्तारियां करने के बाद कोलकाता लौटते समय एनआईए अधिकारियों पर ग्रामीणों ने हमला किया। ममता बनर्जी ने कथित तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना और चुनाव आयोग से निष्पक्षता का आह्वान किया। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा राज्य पुलिस अधिकारियों के तबादलों पर भी चिंता व्यक्त की और सवाल किया कि ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों के अधिकारियों को क्यों नहीं बदला गया। ममता बनर्जी ने कहा कि वे चुनाव के समय लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। भाजपा ने क्या सोचा था, सभी बूथ एजेंट्स को गिरफ्तार करके छोड़ देंगे। एनआईए के पास क्या अधिकार है, वे बीजेपी की मदद के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया के लोगों से बीजेपी की इस गंदी राजनीति के खिलाफ खड़े होने की अपील करते हैं। तृणमूल नेता कुणाल घोष ने भी भूपति नगर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने इसे जनता का गुस्सा करार दिया। संदेश खाली घटना में कुणाल घोष ने सबसे पहले ये बात कही थी। आज उन्होंने लिखा, भूपति नगर की घटना अनजाने में हुई है, लेकिन इसके पीछे बीजेपी की राजनीति और प्रेरणा है। चूंकि लोग जानते हैं कि भाजपा नेता एनआईए से मिले और तृणमूल कार्यकर्ताओं की सूची लेकर आए, इसलिए साजिश के बारे में सभी जानते हैं। ये स्वतः स्फूर्त क्रोध है। भाजपा अदालत के सामने झूठ आरोप में एनआईए के साथ मिलकर तृणमूल कार्यकर्ताओं को क्षेत्र से हटाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में एनआईए ने अनियंत्रित भीड़ के कड़े प्रतिरोध के बीच 2 प्रमुख साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की पहचान बलाई चरण मैती और मनोव्रत जाना के रूप में की गई है। इन दोनों को जाना के घर सहित 5 जगहों पर व्यापक तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया, जहां स्थानीय निवासियों की भीड़ ने एनआईए टीम को रोकने की कोशिश की थी। इस घटना में एनआईए के अधिकारी घायल हुए और स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों पर आतंक फैलाने के लिए कच्चे बम बनाने और विस्फोट करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक के बाद एक कई बड़े घोटालों में फंसी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सहित उनके कई नेता अपने बचाव में विशुद्ध रूप से सास बहू और साजिश छाप सियासत कर रहे हैं। इस पार्टी में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये न कहे कि साजिश हो रही है। आखिर शराब घोटाला से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक की साजिश रचने वाली पार्टी को हर कहीं साजिश ही दिखने लगी। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही किचन से निकलकर उनकी पत्नी सुनीता अचानक आम आदमी पार्टी की बॉस बन बैठी और ठीक वैसे ही सियासत करने लगी जैसे आम आदमी पार्टी जानी जाती है। झूठे वादे करना, झूठे सबूत गढ़ना, अफवाह फैलाना, और इसी चक्कर में सुनीता केजरीवाल बुरी तरह से फंस गई। उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के वकील वैभव सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। मामला अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी से जुड़ा हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वैभव सिंह ने 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी के दौरान सुनवाई की रिकॉर्डिंग करने और प्रसारित करने के मामले में सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया कि सुनवाई की रिकॉर्डिंग करना सोची समझी साजिश थी। मार्च से पहले या बाद में कभी भी केजरीवाल ने खुद अपनी दलील नहीं दी। इससे ये संकेत मिलता है कि 28 मार्च को केजरीवाल की ओर से कोर्ट में अपनी दलील खुद देना लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए किसी साजिश का हिस्सा था।
इस मामले में सुनीता केजरीवाल के अलावा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें तिमारपुर की प्रमिला गुप्ता, राजस्थान कांग्रेस की उपाध्यक्ष विनीता सिंह समेत कुछ अन्य लोग शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। उन्हें 1 अप्रैल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इससे पहले वे ईडी की कस्टडी में भी थे और ईडी ने उन्हें दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। 28 मार्च को केजरीवाल की पेशी के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष अदालत के समक्ष खुद अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और मकसद किसी भी तरह से उन्हें फंसाना है। केजरीवाल ने अदालत में पेश किए जाने से पहले मीडिया के सवालों पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। कड़ी सुरक्षा के बीच आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को विशेष अदालत में पेश किया गया। यहाँ 22 मार्च को 6 दिन की ईडी की हिरासत में पूछताछ के लिए भेजने का आदेश पारित किया गया था। अदालत में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थीं। अदालती कार्रवाई शुरू होते ही केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद अपना पक्ष रखना चाहते हैं और अदालत ने इसकी अनुमति दी। ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को कई बार बुलाया था, लेकिन वे केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने उपस्थित हुए ही नहीं। इसके बाद उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार कर अगले दिन 22 मार्च को अदालत में पेश किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के अलावा ईडी की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि ईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। पश्चिम बंगाल जिस संदेश खाली में ममता बनर्जी की पार्टी के नेता शाहजहां शेख ने ईडी की टीम पर हमला करवाया था, अब उसी संदेश खाली में लोकसभा चुनावों के ठीक पहले टीएमसी के गुंडों ने एनआईए की टीम पर हमला कर दिया। मतलब साफ है, टीएमसी ने पूरे बंगाल को गुंडों और माफियाओं के हवाले कर दिया है और जांच एजेंसीज के काम में बार बार बाधा डालने की कोशिश सिर्फ अपने गुंडों का बचाव करने के लिए टीएमसी की साजिश है। इसके तहत हमला होता है, अपराधी भाग निकलता है, पुलिस तब सामने आती है जब सारा खेल खत्म हो जाता है। इस मामले में तो हमले के बाद एनआईए की टीम को खुद पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। एनआईए के अधिकारियों की एक टीम पर हमला उस समय हुआ जब एनआईए की टीम पूर्वी मेदिनीपुर में भूपति नगर में हुए ब्लास्ट के संबंध में जांच करने पहुंची थी। एनआईए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कथित तौर पर एनआईए टीम को आरोपी व्यक्ति को अपने साथ ले जाने से रोकने की कोशिश की। इस दौरान उन पर हमला कर दिया। भूपति नगर ब्लास्ट की जांच के बारे में जानने के लिए एनआईए की टीम ने गांव के एक शख्स को गिरफ्तार किया और शख्स को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। उस वक्त कई लोगों ने एनआईए जांचकर्ताओं को घेर लिया और उस शख्स को रिहा किए जाने की मांग की। एनआईए की टीम पर कथित तौर पर ईंट पत्थर फेंके गए। हमलावरों के पथराव से एनआईए की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। गाड़ी का शीशा टूटा। एनआईए की टीम के साथ केंद्रीय पुलिस फोर्स के जवान भी थे। बाद में स्थिति नियंत्रण में की गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की ओर से उन्हें सुरक्षा दिए जाने से पहले ही एनआईए अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि अगर लिखित शिकायत मिलती है तो जांच की जाएगी। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम सुबह सुबह वहां गई थी जब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और उन पर हमला किया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में 2022 में विस्फोट हुआ था। जांच एनआईए कर रही है। इस विस्फोट में एक मकान धराशायी हो गया था और 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में तृणमूल कांग्रेस के 8 नेताओं से पूछताछ की जानी है, जिन्हें पेश होने के लिए भी बुलाया गया, लेकिन ये नेता एक बार फिर एनआईए के समक्ष पेश नहीं हुए। हमले के बाद एनआईए अधिकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन गए। दिसंबर 2022 में भूपति नगर में विस्फोट से दहल उठा था। तृणमूल कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष राजकुमार मन्ना, उनके साथ भाई देव कुमार मन्ना और विश्वजीत गायेन पर अवैध सट्टेबाजी का आरोप था। घटना की जांच एनआईए कर रही थी। भूपति नगर जांच के सिलसिले में एनआईए ने तृणमूल कांग्रेस के 8 नेताओं को तलब किया था। पता चला कि नव कुमार पांडा, मिलन बार, सुबीर मैती, अरुण मैती उर्फ उत्तम मैती, शिवप्रसाद गायेन, बलाई चरण मैती, अनुव्रत जाना और मानव कुमार बरुआ को पेश होने का आदेश दिया गया था और इससे पहले इन 8 लोगों को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। एक सप्ताह पहले दूसरी बार नोटिस भेजा गया था। टीएमसी के नेताओं ने उनकी अवहेलना की। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस घटना के संबंध में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि एनआईए जांच के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने ही पूर्वी मेदिनीपुर के टीएमसी नेताओं की लिस्ट एनआईए को दी और एजेंसी उनके घरों पर छापेमारी और उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।